नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज हो गया 29 जनवरी। समुद्र में दुश्मनों की हर चाल पर होगी भारत की पैनी नजर। आईएनएस उत्कर्ष में शामिल हुआ स्वदेशी लाइट हेलीकॉप्टर MK-III। वो इसके बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। खतरनाक हेलीकॉप्टर। दूसरी बड़ी अपडेट, इंडिया सेंट्रल एशिया समिट में गरजे पीएम मोदी। 3 दशक के विकास एजेंडा बनाएंगे भारत और मध्य एशियाई देश। पीएम मोदी ने इस मीटिंग में क्या कुछ ऐलान किए हैं। तीसरी बड़ी अपडेट, अमेरिका ना दे दखल, भारत के साथ सीमा विवाद पर चीन की राय। बोला हम दोनों पड़ोसी सुलझा लेंगे अपना अपना मसला। चौथी बड़ी अपडेट, 74 साल बाद करतारपुर साहिब में मिले थे 2 भाई। अब पाकिस्तान हाई कमीशन ने जारी किया वीजा, वो भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच हामिद अंसारी मामले में विदेश मंत्रालय ने कहा हमें दूसरों से प्रमाणीकरण की जरूरत नहीं। चीन और कनाडा मसले पर कई बड़ी बातें। इस बीच बीटिंग द रिट्रीट की रिहर्सल, वो भी बताएंगे। वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पे आपको बता दें, टेबल पर बंदूक रखकर शांति चाहता है रशिया। यूक्रेन पर फरवरी में करेंगे हमला। अमेरिका ने किया बड़ा ऐलान, अपने सैनिकों को भी भेजा। तो एक एक करके जानेंगे। पाकिस्तान में भीषण हमला हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें एक एक करके जानना बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, जहाँ पे समुद्र में दुश्मनों की हर चाल पर होगी भारत की पैनी नज़र। आईएनएस उत्कर्ष में शामिल हुआ स्वदेशी लाइट हेलीकॉप्टर MK-3 अपने दुश्मनों की हर नापाक चाल के समय पर शिकस्त देने के उद्देश्य से भारत समुद्र में अपनी शक्ति को लगातार बढ़ावा दे रहा है। समुद्र में अपना प्रभुत्व जमाए रखने की दिशा में भारत द्वारा एक और मजबूत कदम उठाया गया है। जानकारी के मुताबिक स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK-3 विमान को औपचारिक रूप से आईएनएस उत्कर्ष में शामिल कर दिया गया है। अंडमान और निकोबार कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने पोर्ट ब्लेयर में इन विमानों को औपचारिक रूप से आईएनएस उत्कर्ष में शामिल किया है। दरअसल HLH MKN-30 विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। इतना ही नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ावा देने के अनुरूप सरकार द्वारा सैन्य विमान के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक जबरदस्त उछाल का प्रतिनिधित्व करता है। अब तक 300 से ज़्यादा विमान HAL द्वारा वितरित किए गए हैं और सशस्त्र बलों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलग अलग वर्जन MK-13 वेरिएंट एक समुद्री वर्जन वाला विमान है, जिनमें अत्याधुनिक सेंसर और हथियार शामिल हैं जो समुद्र में भारत के कौशल को बढ़ावा देने का भी काम करते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इससे एक तरीके से भारत सेना में मजबूती आएगी और अंडमान और निकोबार की सुरक्षा में जो है इससे बढ़ावा भी मिलेगा और समुद्र में कहीं ना कहीं भारत की ताकत बढ़ रही है। एक और अपडेट, इंडिया सेंट्रल एशिया समिट में पीएम मोदी ने रखा प्रस्ताव, 3 दशक के विकास का एजेंडा बनाएंगे भारत और मध्य एशियाई देश। दरअसल मध्य एशियाई देश के साथ भारत के रिश्तों की नई शुरुआत होने के साफ संकेत दिख रहे हैं। गुरुवार को पहले भारत मध्य एशियाई वर्चुअल सम्मेलन में दोनों तरफ से रिश्तों को मजबूत बनाने की न सिर्फ जबरदस्त इच्छा शक्ति दिखी, बल्कि आगे किस तरीके से बढ़ा जाए इसको लेकर रोड मैप बनाने पर भी सहमति बनी। तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के राष्ट्रपतियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 30 वर्षों के लिए सहयोग का एजेंडा बनाने का प्रस्ताव रखा, जिनका सभी नेताओं ने एक स्वर में समर्थन किया। रोडमैप में कनेक्टिविटी, ऊर्जा, ट्रेड और सुरक्षा का मुद्दा सबसे अहम रहेगा। अब हर 2 वर्ष पर भारतीय पीएम मोदी इन देशों के प्रमुखों के साथ बैठक होगी, जिनमें सहयोग के एजेंडे की समीक्षा की जाएगी। हम चलते हैं एक और अपडेट, अमेरिका ना दे दखल, भारत के साथ सीमा विवाद पे चीन की राय। बोला हम दोनों पड़ोसी सुलझा लेंगे मसला। जी हाँ, दरअसल चाइना ने अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकराया, कहा हम पूरी तरीके से सक्षम हैं। दरअसल भारत के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर चीन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। दोनों पड़ोसी देश द्विपक्षीय ढंग से मसले को सुलझा लेंगे। दरअसल चीन द्वारा लद्दाख क्षेत्र में मनमानी ढंग से निर्माण कार्यों पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी चीन के विस्तारवादी कदमों को लेकर अमेरिका व अन्य पश्चिमी देश उनका कड़ा विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर चीन पर दबाव बढ़ रहा है। चीन ने यह भी कहा है कि वो और भारत नहीं चाहता है कि कोई तीसरा पक्ष सीमा विवाद को लेकर मध्यस्थता करे।
हालांकि चीन के इस बयान पर भारत ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चीन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि भारत के साथ सीमा समस्या द्विपक्षीय मसला है। उसने इस बयान को लेकर अमेरिका की आलोचना की और चीन भारत समेत अपने पड़ोसियों को मजबूर कर रहा है। एक और अपडेट, 74 साल बाद करतारपुर साहिब में मिले थे दो भाई, अब पाकिस्तान हाई कमीशन ने जारी किया वीज़ा। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की कहानियां आज भी जिंदा हैं। उस दौर को देखने वाले लोगों से इस बंटवारे को काफ़ी भावुक कर देने वाली कहानियां सुनने को मिलती हैं। ऐसी ही एक कहानी कुछ दिनों पहले सामने आई थी, जिनमें दो भाई 1947 के बाद पहली बार करतारपुर साहिब में मिल गए। दोनों भाइयों के रोते हुए एक दूसरे के गले लगाते वीडियो भी वायरल हुआ। अब पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से बताया गया कि पंजाब में रहने वाले शीका खान को वीज़ा जारी किया गया है। भारत में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन में इन दोनों बुजुर्गों की एक तस्वीर ट्वीट की। साथ ही बताया गया कि शीका खान को पाकिस्तान में रहने वाले उनके भाई मोहम्मद सिद्दीकी और उनके परिवार से मिलने के लिए वीज़ा जारी किया गया है। दोनों भाई 1947 में अलग अलग हुए और 74 साल बाद दोनों की मुलाकात करतारपुर कॉरिडोर पर हुई है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि तस्वीरें भावुक है। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है। टेबल पर बंदूक रख शांति चाहता है रशिया, यूक्रेन पर फरवरी में करेगा हमला, अमेरिका ने खुलकर दी जानकारी। अमेरिका ने रूस पर टेबल पर बंदूक रखकर शांति की चाह रखने का आरोप लगाया। अमेरिका के मुताबिक रूस का कहना है कि वो युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन यूक्रेन की सीमाओं पर बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती कुछ और ही बयां कर रही है। मॉस्को में अमेरिकी राजदूत जॉन सुल्लिवन ने शुक्रवार को कहा है कि अमेरिका के साथ अपनी बातचीत में रूस ने टेबल पर एक बंदूक रखी। मॉस्को में एक ऑनलाइन ब्रीफिंग से सुल्लिवन ने हजारों रूसी सैनिकों की तैनाती को असाधारण बताया और कहा कि इसे एक सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं माना जा सकता। सुल्लिवन ने संवाददाताओं से कहा है कि ये तब तक बराबरी की बात होती है जब तक हम और आप चर्चा का बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन अगर मैं मेज पर बंदूक रखता हूं तो ये कहता हूं कि मैं शांति चाहता हूं, तो ये धमकी होती है और हम अब भी यही देख रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं, पाकिस्तान की सेना ने अपने दोस्त तालिबान को दी चुनौती। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान सेना ने बुधवार को एक बार फिर स्पष्ट किया कि पाकिस्तान अफगान सीमा पर बाड़ लगाने को योजना के अनुसार पूरा किया जाएगा, क्योंकि इस महत्वपूर्ण पहल में पाकिस्तानी शहीदों का खून शामिल है। पाकिस्तान की सेना का कहना है कि अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों के जाने के बाद सीमा पार से आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है और ऐसे में डूरंड रेखा पर बाढ़ का काम पूरा करना ज़रूरी है। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य सैन्य प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाढ़ लगाने का उद्देश्य लोगों को बांटना नहीं बल्कि उनकी रक्षा करना है। ये काम सीमा पर शांति सुनिश्चित करने के लिए हो रहा है। इस पर काम जारी रहेगा और बाढ़ यहीं पर रहेगी। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR के महानिदेशक की ये टिप्पणी तालिबान सैनिकों द्वारा पाकिस्तान अफगान सीमा पर बाढ़ के कुछ किस्सों को हटाने के बाद आई। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे थे जिनमें तालिबानी सेना पाकिस्तान के द्वारा लगाए गए बाढ़ को उखाड़ते हुए दिखी थी और इसके बाद अफगान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता और कुछ अन्य तालिबान अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान से लगाई जा रही बाढ़ अवैध है, क्योंकि ये दोनों तरफ के ट्राइब्यूनल को अलग करती है। एक और अपडेट लेते हैं, इकोनॉमिक सर्वे पेश होने के पहले सरकार ने बनाया V अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार। मोदी सरकार ने डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। इसके साथ उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस नियुक्ति से पहले डॉक्टर नागेश्वरन एक लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने भारत और सिंगापुर में कई बिजनेस स्कूल और प्रबंधन संस्थानों में पढ़ाया है और बड़े पैमाने पर प्रकाशित किया है। V अनंत नागेश्वरन IFMR ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के डीन और क्रिरिया के विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के विशिष्ट विजिटिंग प्रोफेसर थे। वो 2019 में से 2021 तक भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी रहे हैं।
एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटका के बाद केरला में भी उठी हिजाब की मांग। राज्य सरकार ने कहा इसमें धर्मनिरपेक्षता पर पड़ेगा असर। दरअसल कर्नाटका के हिजाब विवाद मामले में भले ही गृहमंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने सभी कॉलेजों के लिए एक यूनिफॉर्म कोड लाने की बात कही हो, लेकिन ये मामला अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटका के उडुपी जिले स्थित पीयू कॉलेज की छात्राओं के कॉलेज विकास समिति के उस सुझाव को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि अगर वे कक्षा में हिजाब पहनने के फैसले पर अड़िग हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प चुनें। वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री बीसी नागेश और स्थानीय भाजपा विधायक रघुपति भट्ट ने गुरुवार को इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि देश के गिने चुने इलाके में भी इस तरीके की समस्या क्यों पैदा होती है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे देश के खिलाफ ताकतें हैं। दरअसल कॉलेज प्राधिकारियों द्वारा कक्षा में हिजाब पहनने की इजाज़त न दिए जाने के विरोध में छात्राएं पिछले 4 हफ्ते से कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं, कैराना के बाद मुजफ्फरनगर और देवबंद में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे अमित शाह। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बेस्ट यूपी में पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कैराना के बाद शनिवार को मुजफ्फरनगर और देवबंद जाएंगे। शाह सहारनपुर महानगर में भी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। प्रभावी वोटरों के साथ भी संवाद कर भाजपा के लिए वोट मांगेंगे। इस दौरान अमित शाह पदाधिकारियों के साथ बैठक कर वेस्ट यूपी की सियासी नब्ज भी टटोलेंगे। इससे पहले 2 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह सहारनपुर का रुख कर रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पश्चिम यूपी में पूरी तरीके से भाजपा तैयार है। एक और अपडेट लेते हैं, यूपी चुनाव में भाजपा ने फिर से 36% चेहरे बदले और नई सूची में 20 ब्राह्मण 18 ठाकुर। दरअसल आपको बता दें बीजेपी लगातार लिस्ट जारी कर रही है और कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर देखा जाए तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है। इस बीच सीएम योगी ने कहा कि पहले कब्रिस्तान पर खर्च पैसा होता था, लेकिन आज पूरी तरीके से हम पीएम मोदी माँ भारती युवाओं से आह्वान कर रही है, ब्रह्मांड हथेली पर उछाल। सेना में महिलाओं को मिल रही बड़ी जिम्मेदारी, एयरफोर्स में भी फाइटर प्लेन उड़ा रही बेटियां, बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में आज राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की रैली को संबोधित किया। और इस समय देश में अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे और जब एक युवा देश इस तरीके के ऐतिहासिक अवसर पर भी साक्षी बनता है। पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि आज देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है, तब देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए भी हमारे प्रयास जारी हैं। इसके लिए देश में एक हाई लेवल रिव्यू कमेटी की स्थापना की गई है। पिछले 2 सालों में हमने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में 1 लाख नए कैडेट्स बनाए हैं। अब देश की बेटियां सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही हैं। सेना में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं। एयरफोर्स में देश की बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। ऐसे में हमारा प्रयास होना चाहिए कि एनसीसी में भी ज़्यादा से ज़्यादा बेटियां शामिल हों। एक और अपडेट, पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत में आतंकी हमला, 10 जवानों की मौत। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान में भीषण हमला हुआ है। दरअसल दक्षिणी पश्चिमी बलोचिस्तान प्रांत के केच जिले में सुरक्षा बलों की चौकियों पर आतंकियों ने हमला कर दिया है। हमले में 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को आतंकी हमले की जानकारी दी और सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने एक बयान में कहा है कि आतंकवादियों ने 25 से 26 जनवरी की रात को सुरक्षा बलों की एक चौकी पर हमला कर दिया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के आतंकियों के हमले में 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने बयान जारी करके बताया है, आतंकियों ने 25 से 26 जनवरी की रात बलूचिस्तान के केच जिले में सुरक्षा बलों की एक चौकी पर हमला कर दिया गया था। इस दौरान आतंकियों की ओर से जोरदार गोलीबारी की गई थी, जिनमें 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। एक और अपडेट लेते हैं, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से पाकिस्तान में भीषण हमला हो रहा है, पाकिस्तान के अंदरूनी कलई जो है वो। एक और अपडेट, ब्रह्मोस की बिक्री शुरू। फिलीपींस की नौसेना को बेची जाएगी सुपरसोनिक मिसाइल। $37 करोड़ का करार होने के बाद मचा हड़कंप। दुनिया भर में भारतीय हथियारों का डंका। लंबे समय तक हथियार आयात तक देश रहा भारत, अब सशस्त्र शस्त्रों का बड़ा निर्यातक बनने जा रहा है। इस दिशा में बड़ा करार फिलीपींस में किया गया है। फिलीपींस की नौसेना के लिए भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल बेचेगा। ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात के लिए पहला विदेशी ऑर्डर है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेज गति यानी 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मार करने में सक्षम है। फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद को लेकर भारत से लगभग $37 करोड़ का करार किया है।
शुक्रवार को सरकारी अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। दोनों देशों के अधिकारियों ने इस करार पर दस्तखत किए हैं। इस महत्वपूर्ण करार पर हस्ताक्षर के वक्त ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडिया के सीईओ अतुल डी राणे, डिप्टी सीईओ संजीव जोशी, लेफ्टिनेंट कर्नल आर नेगी और प्रवीण पाठक भी मौजूद थे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा करार है। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें रशिया S-400 मिसाइल को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगेगा या नहीं, अमेरिका ने क्लियर किया है। लेकिन आपको बता दें अमेरिका से बड़ी डील हो गई है S-400 को लेकर। दरअसल भारत द्वारा रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डील करने के बाद से अमेरिका ने ऐसे कई संकेत दिए हैं भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अमेरिका ने बताया है कि वो काउंटिंग अमेरिका कहीं न कहीं कैट्सा कानून के तहत अब तक भारत पर प्रतिबंध लगाने का कोई फैसला नहीं लिया है। आपको बता दें अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस से जब पूछा गया कि क्या रूस के साथ अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत की मिसाइल प्रणाली की खरीद भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों से प्रभावित करेगी, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि कैट्सा प्रतिबंधों की बात आती है तो हम इस संबंधों में कोई फैसला नहीं किए हैं, लेकिन हाँ भारत के बीच हमारी एक डील हुई है और भारत अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है, इस समझौते के तहत अमेरिका जिस तरीके से कड़े प्रतिबंध लगाता है वो प्रतिबंध नहीं लगाएगा, क्योंकि भारत भी अमेरिका से वो डील करने वाला है और S-400 मिसाइल सिस्टम भी वो कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पे लगाएगा जहां किसी दूसरे छोटे देशों के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी सुरक्षात्मक यानी डिफेंसिव कार्रवाई होगी। हम चलते हैं एक और अपडेट, भारत के साथ सीमा विवाद पर व्हाइट हाउस के बयान से बौखलाया चाइना, कहा अमेरिका इसमें दखल न कर दे। दरअसल अमेरिका ने भी अब भारत चीन विवाद को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया है। भारत चीन बॉर्डर तनाव को लेकर अमेरिका यानी USA के बयान पर चीन भड़क गया है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने इस मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का विरोध किया है। चीन का बयान संयुक्त राज्य अमेरिका की उस कड़ी आलोचना के बाद आया है जिसमें उसने कहा था कि वो भारत सहित अपने पड़ोसियों को मजबूर करने के बीजिंग के प्रयासों से चिंतित है। चीन ने कहा है कि सीमा समस्या एक द्विपक्षीय मामला है। चीन और भारत दोनों तीसरे पक्षों के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने कहा है कि कुछ अमेरिकी राजनेता दमन शब्द का उपयोग करने के इतने आदी हो गए हैं कि वो भूल गए हैं कि अमेरिका दबाव की कूटनीति का आविष्कारक और मास्टर खिलाड़ी है। कियान ने कहा है कि चीन न तो किसी पर दबाव डालता है और न ही किसी के दबाव में आता है, वो अमेरिका की दबाव की कूटनीति का मजबूती से विरोध करता है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को अपनी मासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही हुई हैं। तो दोस्तों इसके साथ कहीं ना कहीं एक तरीके व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने क्या कहा था वो समझिए। दरअसल व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा था कि अमेरिका चीन भारत बॉर्डर पर स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और भारत और अन्य पड़ोसियों को मजबूर करने के चीन के रवैये को लेकर चिंतित है। चीन सागर में चीन के बढ़ते दखल व भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल, यूक्रेन संकट के बीच ताइवान में आक्रमण न करने को लेकर उसे धमकाते हुए अमेरिका ने कहा था कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें खान सर को लेकर बड़ी खबर आई है। दोस्तों खान सर ने ही भड़काया और FIR दर्ज हो चुकी है। फिर YouTube पर वीडियो जारी कर रेलवे ने सारी मांगे मान ली है। कहा खान सर ने अपील की बंद में शामिल ना हो। दरअसल छात्रों को उकसाने के आरोप झेल रहे खान सर पर FIR दर्ज हो चुकी है और उनकी कहीं ना कहीं उनके संस्थान पर भी FIR दर्ज हो गई है। अपने YouTube चैनल पर शुक्रवार सुबह वीडियो जारी कर छात्रों से बिहार बंद में शामिल नहीं होने की अपील की। उन्होंने कहा है कि 28 जनवरी को होने वाले प्रोटेस्ट में कोई भी छात्र हिस्सा नहीं ले, क्योंकि रेलवे ने आप सभी लोगों की मांगे मान ली है। वीडियोज़ में खान सर ने कहा है कि रेलवे ने यह भी कहा है कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट होगा, 20 गुना ज़्यादा रिजल्ट दिया जाएगा। आपकी लड़ाई में हम खड़े हैं, आप लोग प्रोटेस्ट नहीं करें। आपके प्रोटेस्ट में कोई दूसरा घुसकर हिंसा कर देता है तो गया में ट्रेन जला दी गई है, क्या कोई स्टूडेंट ट्रेन जला सकता है? इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि आप लोग हिंसा में बिल्कुल भी शामिल ना होइए। प्रोटेस्ट और बिहार बंद में दरअसल आज बिहार बंद का आह्वान किया गया था। एक और अपडेट लेते हैं, हालांकि आपको बता दें खान सर पर FIR दर्ज हो गया है भड़काने के लिए और यही कारण है कि पूरी तरीके से खान सर छात्रों से अपील कर रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें बड़ी अपडेट जहां पे CM योगी का समाजवादी पार्टी पे हमला, व जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव के करीब आने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पे हमला और तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा है कि वे जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम माँ भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। योगी ने कहा है कि मेरठ जो 5 वर्ष पूर्व मजहबी दंगों की आग में झुलसता रहा
कर्फ्यू के कारण लोग घरों में कैद रहने को विवश थे, आज यहाँ समृद्धि के नए मानक स्थापित हो रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। बांग्लादेश के गांव के एक हॉस्टल ने जीता विश्व का सर्वश्रेष्ठ भवन पुरस्कार। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश के ग्रामीण इलाकों में एक हॉस्टल को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बिल्डिंग के रूप में चुना गया है। इन फ्रेंडशिप हॉस्टल को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट रीबा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। यह हॉस्टल चक्रवात की आशंका वाले जिले सतखीरा में स्थित है। 80 बेड वाले सामुदायिक हॉस्टल के निर्माण के केवल स्थानीय ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों, एक तरीके से दुनिया में कहीं ना कहीं कई आर्किटेक्टर हैं। एक और अपडेट ले लेते हैं, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर यूपी में विधानसभा चुनाव के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ, गृहमंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक में हुआ बड़ा फैसला। आने वाले समय में फिर से 300 प्लस की बनी रणनीति। दोस्तों, आपको बता दें 300 प्लस की रणनीति बन चुकी है फिर से बीजेपी की, और कोई हराने वाला नहीं है। यही कारण है कि अब तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं और अब गृहमंत्री अमित शाह और पीएम मोदी की बड़ी बैठक में ये फैसला लिया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर शर्तों को कम करने से किया इनकार। दोस्तों, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, एससी और अनुसूचित जनजाति के पदोन्नत में आरक्षण देने के मुद्दे पे अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने एससी एसटी के लिए आरक्षण की शर्तों को कम करने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बिना आंकड़ों के नौकरियों में प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तान में भीषण हमला हो रहा है और S-400 को लेकर अमेरिका और भारत के बीच डील और फिर अमेरिका का चीन पर प्रहार, इसे कैसे देखते हैं, सुझाव देना ना